पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। मधुबनी में आयोजित मिथिला महोत्सव की खास झलकियां। बैकयार्ड मुर्गी पालन खेती के साथ अधिक आमदनी कमाने का जरिया। मधुबनी कृषि विभाग द्वारा खेतीबाड़ी करने की उन्नत तरीकों की जानकारी के प्रसार के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालय और कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। फिलहाल किसानों को कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारियों के आदान प्रदान हेतु मधुबनी कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए पिछले दिनों मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से आए किसानों ने मेले का आनंद लिया और साथ ही कृषि की नई विधाओं के बारे में भी जाना। यदि आप किसी कारणवश इस महोत्सव में शिरकत नहीं कर पाए थे तो पछताइए मत, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मिथिला महोत्सव से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। तो देखें और लाभ उठाएं। किसान भाइयों, पिछले दिनों मधुबनी जिले में मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के लिए कई प्रकार के कृषि उपकरण, खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकी इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। इसी अवसर पर जिला मधुबनी के कृषि विभाग के अधिकारी ने किसानों को समेकित कृषि प्रणाली के महत्व को समझाया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना आज के युग में अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके कई फायदे हैं। इस समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान वर्ष भर आय प्राप्त कर सकते हैं और इसमें है कि आप चावल, दलहन और गेहूं उत्पादन के अतिरिक्त आप दुग्ध उत्पादन, आप मीट उत्पादन, शहद उत्पादन इत्यादि भी इसमें करके और दोगुना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जैसे जो भी फसल है, फसल के अतिरिक्त जो हमारा अन्य जैसे तालाब के चारों बगल खेती करके एवं उसी के किनारे में बागवानी फसल लगाकर, केले की फसल लगाकर और उसी बीच में मुर्गी एवं अन्य बकरी पालन या बत्तख पालन करके मत्स्य पालन के साथ इसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हैं, जैसे मधुमक्खी पालन में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आप बागवानी फसल किस प्रकार से उगाएंगे, कैसे उससे लाभ प्राप्त करेंगे, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था विभाग की तरफ से की जाती है। मिथिला महोत्सव में किसानों को खेती-बाड़ी के साथ साथ कृषि से व्यवसायों की जानकारी दी गई, जिसमें खरगोश पालन की तरफ किसानों का ध्यान आकर्षण करने के लिए किसानों को खरगोश पालन के रखरखाव एवं पालन की विधि के बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले इसका जो जंगली जानवर जैसे गांव घर में प्रॉब्लम है, बिल्ली, कुत्ता, ये सबसे सावधान रखना चाहिए और
घास का व्यवस्था सबसे पहले सालों भर के सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि और जो घर में आप कचरा, सब्जी का जो कचरा होता है वो अच्छा से ये खा लेते। जैसे आप देख रहे हैं पत्ता गोभी आराम से जो बच गया ऊपर का फेंक दिए, बैगन या आलू जो भी है सब्जी का है उसको आप सर 3 मंथ के जब ये मैच्योर हो जाएगी, 3 मंथ के बाद इसका प्रजनन शुरू हो जाएगा और लगभग 5 से 7 बच्चा देता है, जिसमें आपको 3-4 बच्चा बचेगा, बाकी सब मर जाता है। बच्चा 200-300 रुपया में बिक जाता है। 28 दिन में ये बच्चा मतलब बड़ा हो जाता है, जो घास खाने लगती है। क्योंकि इसका डेली गर्म पानी से, इसका जो घर है उसको गर्म पानी से आप साफ़ करते हैं, जिससे इसमें बदबू और कीड़े, उसके पैखाना पेशाब के द्वारा कीड़े जो फरते वो फरे नहीं। इसका जो घर है छोटा सा, उसमें 1 बाय 1 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा में इसका घर रहना चाहिए और एरिएटेड होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें वेंटिलेशन ताकि हवा लगे उसको। मिथिला महोत्सव में किसानों को कई उन्नत कृषि उपकरणों की जानकारी दी गई, जिनमें पैडी बीडर, रुपाई यंत्र, पावर बीडर, कटाई यंत्र आदि के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई तथा इनकी कीमत एवं अनुदान के बारे में किसानों को अवगत कराया गया। सर ये डीजल हल है, पावर बीडर, और इसमें सर आपको रोटावेटर लग जाता है। घंटा में आधा लीटर तेल का खपत है, जिसमें 1 घंटा में आपको 10 कट्ठा खेत जोताई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें लेवलर लगा सकते हैं, सीड ड्रिल लगा सकते हैं, इसके बाद 3 एंड कल्टीवेटर लगा सकते हैं। इसके बाद आपको वाटर पंप भी इसमें लगा करके सिंचाई हो जाता है इससे। और ये नया मॉडल में आया है, सेल्फ स्टार्ट आया है, सेल्फ स्टार्ट है, इस पर लिखा हुआ भी है। कीमत है इसका 1,01,000, जिसमें आपको 15,000 रुपया सरकार की ओर से अनुदान की राशि दे रही है। और इसके बाद ये आपको पावर कोनो बीडर है, जो पैडी ट्रांसप्लांटर से हम लोग खेत को रोपाई करते हैं, तो रोपाई करने के बाद आपको इसका वुडिंग करने के लिए खेत में वुडिंग करते हैं। ये 11 इंची के डिस्टेंस पर मतलब खेत को रोपाई करते हैं, इसके बीच में जाके मशीन से चला के और इसको खरपतवार को निकौनी करते हैं। इसके बाद वो रीपर कंबाइंडर हो गया सर, इससे धान, गेहूं, जई, सोयाबीन ये सारा फसल को काट के बाइंडिंग कर देगा आपको। मिथिला महोत्सव में जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की और अपने अनुभवों को अन्य किसानों के बीच साझा किया, जिसे जानकर किसान काफी खुश दिखाई दिए। पान की खेती के लिए अभी जो है मौसम ठीक है, ठंडी में इसके लिए सावधानी बरतना पड़ता है। तो ठंडी में जो है, जो ठंडी से जब 10 डिग्री से टेम्परेचर नीचे हो जाता है तो इसको पल्ला लग जाने का चांस रहता है। तो पल्ला के समय में जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का जो छिड़काव है वो ज़मीन में जो है 20 दिन 25 दिन के अंतराल पर देने से उसको थोड़ा राहत मिलता है जैविक की तरह। कि खेती रोपाई जो होता है आपको अप्रैल से शुरू होता है। नया जो खेती लगाएंगे वो बरेजा बना के अप्रैल से लेकर और सितंबर शुरू हफ्ता तक, पहले हफ्ता तक इसको रोपाई की जा सकती है। और अप्रैल में जो लगा लेने से फ़ायदा ये होता है कि अभी लगाएंगे तो इसमें जितना खर्च होता है वो खर्च जो है मेंटेन हो जाता है, पान की पेड़ बड़ा हो जाता है, पत्ता तोड़ने लायक हो जाता है, तो उससे जो है खर्चा मेंटेन हो जाता है। और अप्रैल सितंबर अक्टूबर में जो लगाते हैं तो वो लग के सीधे पौधा लग के रह जाते हैं। वो जो अभी नया सीजन आएगा तो अप्रैल से फिर उसमें पत्ता का उत्पादन होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है और ये किसान यदि खेती के साथ साथ बैकयार्ड मुर्गी पालन करें तो ये अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
परंतु अपने प्रदेश के अनुसार बैकयार्ड मुर्गियों की कौन सी नस्ल का चुनाव करें और साथ ही किसान भाई इनका पालन वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु महाविद्यालय जिला पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार। किसान भाई, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात घर के पीछे मुर्गी पालन, जैसा नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है, ये लघु एवं सीमांत किसान, शिक्षित बेरोजगार युवा या फिर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाएं अथवा शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनके लिए ये सोने पे सुहागा साबित हुआ है। इसे करने के लिए कम से कम स्थान की ज़रूरत है, नगण्य पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और इसे आप अपने सहायक पैसे के रूप में अर्थात मुख्य धंधा अगर आप कुछ करते हैं तो बगल में इसे आप अपने बचे हुए समय में आप इसे करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जो मुर्गी निदेशालय जो हैदराबाद में अवस्थित है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित होती है। इसकी योजना हमारे बिहार प्रांत के लिए भी चलाई जा रही है और ये पोल्ट्री सीड प्रोजेक्ट के नाम से बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में ये प्रोजेक्ट परियोजना चल रहा है, जिसके तहत वनराजा एवं ग्राम प्रिय नस्ल की चूजों का संरक्षण संधारण किया जाता है पेरेंट स्टॉक का, और अंडों से चूजा निकालकर किसानों के बीच में पालने के लिए वितरित किया जाता है। ये बिल्कुल ही रोग रोधी प्रजातियां हैं। आज के समय में हर किसान चाहता है कि आमदनी बढ़े और इसके लिए किसान भाइयों ने कृषि से व्यवसाय के रूप में बैकयार्ड मुर्गी पालन भी शुरू कर दिया है, परंतु इसमें कुछ खामियों के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि बैकयार्ड मुर्गियों की कई उन्नत नस्लें आ चुकी हैं जिन्हें किसान बहुत कम स्थान, समय एवं लागत में पालकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वे कौन कौन सी हैं बैकयार्ड मुर्गियों की नस्लें, आइए जानते हैं। वनराजा एवं ग्राम प्रिय नस्ल की मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन प्रतिवर्ष 150 से 170 अंडा के आसपास आता है। अगर मांस उत्पादन के लिए बात करें तो अंडा देने के बाद अगर मांस के लिए बेचते हैं तो ग्रामीण नस्ल की मुर्गियां 1.5 से 2 किलो औसत वजन की होती हैं, जबकि वनराजा एवं ग्राम प्रिय नस्ल की मुर्गे 2.5 से 4 किलो औसत वजन के पाए गए हैं। ऐसा अनुमान है कि एक मुर्गी से किसान प्रतिवर्ष लगभग 50 अंडे खुद खा करके लगभग 1000 से 1200 रुपया वो कमा सकता है। अर्थात अगर वो 20 मुर्गी पाले हुए है तो वो 22,000 से 24,000 रुपया प्रतिवर्ष कमा सकता है। वैसी परिस्थिति में जब वो 800 से 10 अंडा खुद अपने परिवार में एक साल में खाएगा, इसके लिए सिर्फ रात्रि नाइट शेल्टर बोलते हैं, रात्रि विश्रामालय आप घर के छत पे, पिछवाड़े में, घर के आंगन में या छोटे स्थान में ईंटे से, बांस बल्ले से, खपरा से, करकट से डाल करके आप बना सकते हैं। मुर्गी को 1.5 से 2 वर्ग फीट आवास की आवश्यकता होती है, यानी 10 वयस्क मुर्गियों के लिए 5 फीट गुणा 4 फीट आकार के एक दड़बे की आवश्यकता होगी। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बैकयार्ड मुर्गी पालन से अधिक एवं अच्छी आय मिले, इसके लिए मुर्गियों के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के साथ साथ सही देखरेख भी करनी होगी, परंतु इसे कैसे करें, आइए जानते हैं। दिन भर मुर्गियों को बाहर चरने के लिए छोड़ दें। ये मुर्गियां इस तरह से विकसित की गई हैं कि कीड़े मकोड़े, कंकर, पत्थर, मछली का चूरा, मछली का जो बचा हुआ मछली के बाजार का जो गंद मरा हुआ चीज़ का उनके पेट के अंश हैं, या मुर्गे के जो अचौनी पचौनियाँ हैं, घर के जो बचे हुए खाने हैं, चावल, दाल, सब्जी के टुकड़े, कच्ची सब्जियों के छिलका, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सारी चीज़ों को खा करके विकसित होती हैं। किसान भाई इतना ही नहीं, जो हरा चारा पशुओं के लगाते हैं अर्थात बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, मकई, पालक का पत्ता, मक्खन घास, आश्चर्य होगा, ये सारे हरे चारे अगर छोटे छोटे पत्तियों को काट कर आप देते हैं तो ये मुर्गियाँ खाकर जीवित रहती हैं और अपने मांस में इसको परिवर्तित करती हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि इनका खर्च काफ़ी कम हो जाता है। ये दिन भर चर कर आती हैं, शाम में अंडा दे देती हैं। जब मुर्गियां आपकी अंडा देने लगें, वैसी स्थिति में आप उन्हें कैल्शियम बाजार से खरीदकर प्रति माह में 15 दिन पिलाया करें।
2 4 5 दिन अगर बी कॉम्प्लेक्स उनके पानी में मिला कर देते हैं तो उनके शरीर को तनाव रहित करेगा और अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन में वृद्धि करता है। अगर सावधानी बरतेंगे तो कोई बीमारियां इसमें नहीं आती है। टीकाकरण करके दिया जाता है किसी विश्वविद्यालय के द्वारा, इसलिए टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अंडा उत्पादन के लिए करते हैं तो 8वां सप्ताह में अपने आप पशु चिकित्सक की सलाह पर आप उन्हें फाउल पॉक्स का एक टीका लगवा सकते हैं। ये बनराजा और ग्राम प्रिय नस्ल की मुर्गियों के चूजे आप बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के प्राचार्य से सीधे संपर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय में भी संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई समय से की थी, वो फसल पककर काटने की अवस्था में आ चुकी है और कुछ किसान इसकी कटाई भी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि सरसों की कटाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखें, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो सरसों की कटाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BS राठौड़। किसान भाइयों, आपको पता है अभी सरसों का पकने का समय आ गया है और कई किसान भाइयों ने तो सरसों की कटाई कर भी ली है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सरसों है उसको काटने के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की फलियां जब सुनहरे रंग की हो जाएं, फलियों को दबाने पर सरसों की फलियां आसानी से टूट जाए, दाना कठोर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपकी सरसों की फसल पककर तैयार है और आप इस समय सरसों की कटाई कर लेवें। जो आप हांसिया, जिससे आपको साधारण भाषा में दातली बोलते हैं, जो आप सरसों काटने के लिए उपयोग करते हैं उसकी धार सही हो, क्योंकि कई बार किसान भाई धार अच्छी नहीं होने की वजह से उसको काटते हैं और उसमें झटका लगता है तो इससे कई फलियां उसमें से फट जाती है और दाने ज़मीन में गिर जाते हैं। इसको आपको काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन का हार्स होता है। इसलिए मैं किसान भाइयों को निवेदन करूंगा कि वो अच्छी तरीके से धार लगी हुई दांतली या उसमें आजकल आरी वाली दांतली जो आती है हांसिया, उससे सरसों की कटाई करें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो किसान भाई की ताकत कम लगेगी, कम समय लगेगा और ज़्यादा एरिया में वो कम समय में अधिक से अधिक सरसों की कटाई आसानी से कर पाएगा। सरसों की कटाई के बाद फसल को धूप में सुखाना चाहिए ताकि सरसों की फसल की थ्रेसिंग आसानी से हो सके। और सरसों की थ्रेशिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरसों को साफ खलिहान में ही इकट्ठा करें, इससे सरसों के दाने मिट्टी में नहीं मिले। दूसरा, किसान भाइयों, समय के साथ कृषि का यांत्रिकरण हुआ है और धीरे धीरे जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो मजदूरी है वो बढ़ती जा रही है और सरसों का एरिया है उसमें मजदूर मिल नहीं पाते और जिससे कि अत्यधिक सरसों पक जाती है और उससे सरसों झड़ जाती है, इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसमें यांत्रिकरण में आजकल इसकी कंबाइन आने लग गई है और कई किसान भाई कंबाइन से इसका हार्वेस्टिंग कराते हैं। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, अगर आप कंबाइन से सरसों का हार्वेस्टिंग करवाते हो तो आप काफ़ी मात्रा में अपनी फसल और अपने उत्पादन को बचा पाते हैं। दूसरा, उसमें एक साथ ही उसका थ्रेसिंग भी हो जाता है जिससे कि आपको सीधा ही दाने मिल जाते हैं। लेकिन जब आपको दाने निकल गए, लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब दानों में नमी का परसेंटेज ज़्यादा होता है और आप उसी अवस्था में अगर सरसों का भंडारण कर देते हो तो उसमें सरसों के सड़ने की संभावना हो जाती है। अपन जो साधारण भाषा में कहते हैं कि सरसों गर्म हो गई। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप अगर आपने हार्वेस्टिंग कंबाइन से करवाया है तो आप सरसों को पहले धूप के अंदर अच्छी तरह सुखा लें, जिससे आप ये सुनिश्चित कर लें कि उसके अंदर जो आर्द्रता है, मॉइस्चर है, वो 8% के लगभग आ जाए। तो उस ऐसी सरसों का आप भंडारण करोगे तो वो लंबे समय तक भंडारण हो सकेगी और सरसों खराब नहीं होगी। सरसों की मड़ाई के बाद आप यदि सरसों को मंडी में नहीं बेचकर भंडारित करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें इसका सुरक्षित भंडारण, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। दूसरा, आप भंडारण करते ये सावधानी रखें कि जो आपका भंडार है
उसमें चूहे या कोई और भी इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, किसान भाई जल्दबाजी के अंदर बोरियां भर के वो डाल देता है और पता चला वहाँ पे चूहे के बिल हैं, तो चूहे फिर उसको आपकी जो सरसों उत्पादित करे उसको ख़राब करते हैं। तो आप ये फिर सुनिश्चित कर लें कि भंडारण का साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो, उसमें मिट्टी नहीं हो, उसके अंदर जाले वगैरह कुछ ऐसे पड़े उनको अच्छी तरह सफाई कर लें। और अगर चूहों का कोई बिल है तो उसके अंदर आप अच्छा रसायन डाल के उसको चूहों के बिलों को बंद करके और बाद में सरसों का भंडारण करें। दूसरा, आपको ये और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल जो तेल की मात्रा है सरसों के अंदर, उसके हिसाब से मैंने आजकल उसका भाव सुनिश्चित होता है, तो आप अपनी जो सरसों है उसका एक बार तेल प्रतिशत ज्ञात कर लें। और अगर अधिक समय पे आप उसको रखोगे तो उसके अंदर उसके वजन काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप मंडी के भावों को ध्यान में रखें और जैसे ही आपको अच्छा भाव मिल रहा हो तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी फसल को बेच के अधिक से अधिक उससे लाभ कमाएं। दूसरा, आपको ये और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सरसों है ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि इसमें कुछ हद तक क्रॉस पोलिनेशन होता है, परपरागण की प्रक्रिया होती है, बाकी ये मुख्यतः स्व परागित फसल है। इससे ये फायदा होता है कि इसका एक जो आपने अच्छा बीज इस बार आपने इसका लिया है वो अगले साल भी आप बीज के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए किसान भाई जब भी फसल की कटाई करता है इसलिए पहले अच्छे पोटे छांट ले जिनमें अधिक संख्या के अंदर फलियां हो, अधिक डालियां हो, फुटान अच्छी हो और पर पौधे का उत्पादन अच्छा हो। ऐसे पौधों का चुनाव करके, ऐसे पौधों का अलग से कटाई करके आप उनको अलग से हार्वेस्ट करके अपने भंडारण करें। आने वाले सीजन के अंदर आप इसी बीज को बीज के रूप में भी उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाइयों, बीज उत्पादन करने के अंदर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है मनसाही जिला कटिहार से बलबीर यादव ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग के कारण और इसकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो बलबीर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हमारी चर्चा का विषय है पशुओं में होने वाले खुरपका एवं मुंहपका रोग, जो मुख्यतः बड़े पशुओं में पाया जाता है, गाय एवं भैंस में। इस बीमारी में पशुओं के पैरों में, उनके खुरों में, मुंह पे और जो उनके होंठ होते हैं वहाँ पर पशुओं के छाले पड़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जब ये फफोले फूटते हैं तो पशुओं को उसमें दर्द होता है। इसकी वजह से पशु चारा, दाना एवं पानी लेना भी कम कर देता है। इसकी वजह से पशु की उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और अगर लंबे समय तक पशु का ठीक से इलाज नहीं किया गया तो अन्य बीमारियां होने का भी चांस होता है। इस रोग की पहचान की बात है तो इसमें पशु के मुंह में जीभ के ऊपर तथा मसूड़ों पर छाले होकर घाव बन जाते हैं। इसके बाद इसमें लार निरंतर बहता है, साथ ही पैरों में खुरों के बीच छाले हो जाते हैं। इसके कारण पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। यूं कहे तो पशु को चलने में काफी परेशानी होती है। इसके शरीर का तापमान 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु चारा दाना खाना बहुत कम कर देते हैं। इससे पशु मरता तो नहीं है लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से ये बीमारी से बचाने के लिए किसान भाइयों, सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है ताकि ये बीमारी पशुओं में ना फैले। इस बीमारी के लिए राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग ने इसके लिए बहुत ही सघन टीकाकरण का अभियान स्टार्ट किया है, जो 16 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें पशु चिकित्सालय के डॉक्टर्स की टीम पशुपालकों के द्वार पर जाकर के उनके सभी पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। और जिन राज्यों में सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो किसान भाई अपने स्तर पर पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवा लें ताकि उनके पशु इस भयानक बीमारी से बच सकें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहें। पशुशाला में गंदगी न होने दें। पशु को स्वच्छ चारा, दाना व पानी दें।
यदि पशुपालक पशुपालन व्यवसाय में सावधानियां रखें तो पशुओं को काफी बीमारियों से बचाया जा सकता है। इस बीमारी में जब पशुओं को आप देखें कि एक पशु में ये समस्या फैल रही है तो आप उस पशु को अन्य स्वास्थ्य पशुओं से अलग कर दें, क्योंकि इसका जो विषाणु होता है जो बीमारी को फैलाता है वो एक पशु से अन्य पशु में फैलता है। इसका विषाणु हवा के माध्यम से भी फैलता है। इस वजह से इस बीमारी को शुरुआत में ही कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा ये बीमारी एक बहुत ही महामारी का रूप ले सकती है। तो इसलिए आपके जिन पशुओं में ये समस्या हुई है सबसे पहले आप उनको अलग करें और पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप उन पशुओं का इलाज अवश्य करवा लें, ताकि आपके पशु इससे स्वस्थ रहें और इस भयंकर बीमारी आपके पशुओं में ना हो। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लाख कीट का संचरण करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। किचन गार्डन में सब्जियों की खेती करके महिला किसान उठा रही हैं अच्छा लाभ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।